हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 21 जनवरी 2025 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। 21 जनवरी 2025 के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं आपके पत्र पत्रिकाओं में रहे। ये वीडियो सीरीज जो हमारी चल रही है ये शुद्धतः मैं बात करूं तो पत्र पत्रिकाओं और विभिन्न वेबसाइट से ली गई जो महत्वपूर्ण खबरें हैं वहां की टू द पॉइंट खबरें आपके सामने प्रेजेंट कर दी जाती है। आप लोगों को हो सकता है बहुत से लोग ऐसे हो जो न्यूज़पेपर डेली ना पढ़ पाते हो, या बहुत ज्यादा से ज्यादा आप एक न्यूज़पेपर पढ़ पाते होंगे, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने भी विविध खबरें हैं विभिन्न न्यूज़पेपरों से, वहां से जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं टू द पॉइंट आपके सामने रखी जाए, जिनमें पीआईबी, दैनिक जागरण, एएनआई, द हिंदू, डीडी न्यूज, ठीक है, दैनिक जागरण, इंडियन एक्सप्रेस इत्यादि सभी की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखें जो 21 जनवरी का जो दिन है, ठीक है, 21 जनवरी का जो दिन है वो किस रूप में मनाया जाता है? तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा, ठीक है, इन तीन राज्यों की स्थापना दिवस के रूप में जो 21 जनवरी है वो दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो परीक्षा में आपसे पूछे कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस सेलिब्रेट नहीं करता है? ये स्टैटिक का पोर्शन हो गया, स्टैटिक जीके का सवाल हो गया। और यहां पर आप इस चीज को जाने रहिए कि जो 21 जनवरी का दिन है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीन राज्य ऐसे हैं जो अपने स्थापना दिवस के रूप में इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं अपने महत्वपूर्ण खबरों पर। दैनिक जागरण में आया हुआ एक खबर देखते हैं, डिकोड करते हैं। पाकिस्तान में पहली बार सिख को मिला आनंद कारज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, पहली बार ऐसा है कि किसी सिख को आनंद कारज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। शादी के लिए बेसिकली ये सर्टिफिकेट दिया जाता है। यहां आप देख सकते हैं शादी का जोड़ा है, तो ठीक है। तो यहां पे बात करें, पाकिस्तान में पहली बार किसी सिख को आनंद कारज एक्ट में सिख मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। ठीक है, जो वहां का आनंद कारज एक्ट है उसके तहत सिख मैरिज सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। यह सर्टिफिकेट खैबर पख्तूनख्वा के गुरपाल सिंह को दिया गया है। ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के है गुरपाल सिंह, गुरपाल सिंह का नाम याद रखना। किसको दिया गया है पहला सर्टिफिकेट? गुरपाल सिंह। जब पहली बार कोई चीज होता है, कोई इवेंट होता है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और खैबर पख्तूनख्वा जो है वहां के गुरपाल सिंह को दिया गया है। सिख आनंद कारज मैरिज बिल पास कराने के लिए गुरपाल सिंह ने किया था संघर्ष। यानी कि जो ये मैरिज एक्ट है ना, ठीक है, सिख आनंद कारज मैरिज बिल जो था, इसको पास करवाने में गुरपाल सिंह ने बहुत संघर्ष किया था। और उसके बाद क्या होता है, ये एक्ट पास होता है और गुरपाल सिंह को ही पहला सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाता है। खैबर सरकार ने गुरपाल को बनाया है सिख मैरिज सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार। ठीक है, सिख मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने के लिए इनको रजिस्ट्रार भी बना दिया गया है गुरपाल सिंह को। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, दैनिक जागरण की खबर थी जिससे हमने चर्चा की। आइए देखते हैं अगली खबर क्या है। भारत बना खो खो विश्व कप 2025 का चैंपियन। अब खो खो विश्व कप, बचपन में आप खो खो खेलते थे, ठीक है, छोटे थे खो खो खेलते थे, आपको पता नहीं था कि एक दिन ये विश्व पटल पर जाएगा और भारत इसका विश्व विजेता बन के उभरेगा। तो यहां पर क्या हुआ है, जो खो खो खेल है उस खो खो खेल में भारत विश्व विजेता बन गया है। नेपाल को भारत ने पराजित किया। महिला टीम की बात कर ले तो महिला टीम ने नेपाल को 78-40 से पराजित किया। ठीक है, 78-40 से पराजित कर एक तरफा खिताब जीता। वहीं पर बात करें पुरुष टीम की बात कर ले तो पुरुष टीम ने नेपाल को 54-36 से हराकर विजयी ताज पहना। यानी कि जो पुरुष टीम थी उसने 54-36 से नेपाल को पराजित किया। महिला टीम के प्रदर्शन की बात कर ले तो कप्तान कौन है? जो खो खो विश्व कप था, खो खो विश्व कप में भारत की ओर से कप्तान कौन थी? महिला टीम, भारतीय महिला टीम की कप्तान कौन थी? कप्तान का नाम याद रखना, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। प्रियंका इंगले। ठीक है, क्या नाम था? प्रियंका इंगले जो है ये कप्तान है। वहीं पर बात करें तो चैथरा बी, ठीक है, चैथरा बी ये खिलाड़ी है यहाँ की। कप्तान प्रियंका इंगले और चैथरा बी के बेहतरीन खेल से 34 अंकों की बढ़त के साथ शुरुआत की। जब मैच शुरू हुआ तो इनके बेहतरीन प्रयास था, प्रियंका इंगले और चैथरा बी, इनके प्रयास के कारण ही भारत की जो 34 अंकों के बढ़त के साथ खेल की शुरुआत होती है। चैथरा बी का ड्रीम रन और अंशु कुमारी का अटैक निर्णायक रहा। यानी कि अंतिम में जो निर्णायक खेल हुआ उसमें चैथरा बी और अंशु कुमारी, इनका जो ड्रीम रन था, खो खो में ड्रीम रन होता है, ड्रीम रन किससे संबंधित है परीक्षा में से पूछा जा सकता है। और खासकर ऐसे सवाल कौन पूछता है? एमपीपीसीएस पूछता है। ठीक, एमपीपीसीएस ऐसे सवाल पूछता है। बटरफ्लाई स्ट्रोक किससे संबंधित है, ड्रीम रन किससे संबंधित है, ठीक है, एलबीडब्ल्यू किससे संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन, स्टैटिक क्वेश्चन स्पोर्ट्स रिलेटेड। यूपीपीसीएस तो फिलहाल इस टाइम नहीं पूछता है लेकिन पूछ सकता है। लेकिन एमपीपीसीएस ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछता है स्पोर्ट्स रिलेटेड। तो यहां पर आप याद रखना, जो ड्रीम रन है, ड्रीम रन का संबंध किससे? खो खो से है। ठीक है, तो वहां पर अंशु कुमारी का निर्णायक रहा।
आगे बात करें पुरुष टीम के प्रदर्शन की बात कर ले तो कप्तान प्रतीक वाइकर। अब यहां पर 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहां पर आपको पता चला कि महिला टीम की कप्तान कौन है, प्रियंका इंगले, और ये नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, ठीक है। इस नाम को याद रखना, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। भारत ने विश्व कप जीता है, इस वजह से कप्तान का नाम याद रखना। आगे बात करें कप्तान पुरुषों के कौन, प्रतीक वाइकर। प्रतीक वाइकर जो है कप्तान है पुरुषों के। तो यहां पर लिखा है कप्तान प्रतीक वाइकर और रामजी कश्यप ने हर टर्न में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। साथ ही रामजी कश्यप और आदित्य गढ़पुले की जोड़ी ने निर्णायक बढ़त दिलाई। सर्वश्रेष्ठ अटैकर का खिताब किसको मिला, जो खो खो विश्व कप हुआ वहां पर देखे तो सुयस गरगेट जो भारत के हैं इनको मिला है सर्वश्रेष्ठ अटैकर का खिताब। ठीक, यहां पर खिताबों पुरस्कारों की बात कर ले, अवार्ड्स के बारे में बात कर ले। सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर का खिताब किसको मिला, रोहित वर्मा को मिला। और ये रोहित वर्मा कहां के खिलाड़ी है, नेपाल के खिलाड़ी है। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब किसको मिला, तो मेहुल को मिला। और मेहुल कहां के खिलाड़ी है, भारत के हैं। तो यहां पर सर्वश्रेष्ठ अटैकर, सर्वश्रेष्ठ डिफेंडर और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी, तीनों का नाम याद रखना। तीनों के बारे में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत के कप्तान कौन, महिला कप्तान कौन, इन दोनों का नाम याद रखना। इसका आयोजन पहली बार भारत में किया गया था। जो खो खो विश्व कप है ना, खो खो विश्व कप 2025, इसकी मेजबानी कौन कर रहा था, तो इसकी मेजबानी भी भारत कर रहा था। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन हुआ था और पहली बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा था, भारत कर रहा था। ठीक है, चलो अगली खबर देखें। भारत के सबसे सुरक्षित शहर है मैंगलोर। दैनिक जागरण की एक खबर है, उस खबर को डिकोड करें तो यहां पे आप देख सकते हैं भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसको बताया गया है, मंगलूर को बताया गया है। ऑनलाइन डाटाबेस नेम्बियो, क्या है, ऑनलाइन डाटाबेस एक नम्बियो है। इसने ऑनलाइन डाटा कलेक्ट किया और जिसमें भारत के सबसे, मतलब भारत ही नहीं दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों की एक सूची तैयार की। और उस सूची में देखा जाए तो भारत का सबसे सुरक्षित शहर किसको बताया है, मंगलूर को बताया गया है। ठीक है, तो यहां पर बात करें तो ऑनलाइन डाटाबेस नम्बियो ने दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों पर किया एक सर्वेक्षण में मंगलूर को यह दर्जा दिया है। इस सर्वेक्षण में मंगलूर को कौन सा स्थान मिला है, 48वां। यानी कि पूरी दुनिया में बात की जाए तो पूरी दुनिया के 382 कितने 382 शहरों के लिस्ट में देखा जाए तो मंगलूर को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ, 48वां स्थान मिला है मंगलूर को। ठीक है, सर्वेक्षण में कुल 382 शहरों की सूची तैयार की गई। इसमें भारत के 17 शहरों को शामिल किया गया, यानी कि 382 शहरों में भारत के 17 शहर शामिल थे। दिल्ली को इस सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, अगर जो भारत की ओर से देखा जाए तो सबसे जो निचला स्थान है वो दिल्ली का रहा और दिल्ली को 309वें स्थान पर रखा गया। वहीं यूएई के 4 शहर कौन कौन से, अबू धाबी, दुबई, शारजाह और सर अल खैमा। सर अल खैमा कहां का शहर है, जो यूएई है वहां का शहर है, ये याद रखना, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। सर अल खैमा, ठीक है, कहां का शहर है, मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ ले, टिक करके आना, यूएई का है। इन चारों को देखा जाए तो शीर्ष स्थान मिला, पहला दूसरा तीसरा चौथा इन्हीं चारों को मिल गया। अब यहां पर देखा जाए सुरक्षित शहरों में जो भारत के शहर है वो कौन कौन से रहे। ठीक है, एक तरफ शहर दे रखा है, एक तरफ रैंक दे रखा है। जो मैंगलोर है इसको 48वां स्थान मिला। उसके बाद बात करें तो बड़ौदा की बात करें तो बड़ौदा है इसको 85वां स्थान, अहमदाबाद को 90 स्थान पर रखा गया, सूरत को 105वां, जयपुर को 115वां, नवी मुंबई को 124वां स्थान पर रखा गया। चेन्नई की बात करें तो 151वें स्थान पर, पुणे जो था 162वें स्थान पर, हैदराबाद 173वें, चंडीगढ़ 174वें, कोलकाता 205, इंदौर 226, गुरुग्राम 266, बेंगलुरु 273, नोएडा 281, गाजियाबाद 308 और दिल्ली जो है इसको 309वें स्थान पर रखा गया। तो यहां पर उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर शामिल है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के 2 शहर, यूपी के 2 शहर शामिल थे और दोनों शहरों की बात करें तो जो नोएडा था इसको 281वें स्थान पर रखा गया, वहीं जो गाजियाबाद था इसको 308वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, भारत के 17 शहरों में पहला स्थान किसको मिला है, मंगलूर को मिला है। और बेंगलुरु से कंफ्यूज मत करिएगा, जो मैंगलोर है उसको 48वें स्थान पर रखा गया मंगलूर को, और बंगलुरु को देखा जाए तो 273वें स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, ये दोनों पॉइंट यहां पर डिकोड करके रख दिया गया आपके सामने। और ये खबर कहां से ली गई है, दैनिक जागरण की ये खबर है। ठीक है, दैनिक जागरण। चलो आगे बात करें, डब्ल्यूएचओ से बाहर होगा अमेरिका। डब्ल्यूएचओ से बाहर होने की घोषणा अमेरिका ने कर दी है, डीडी न्यूज से ये खबर ली गई है। और यहां पे बात करें तो ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अमेरिका को बाहर होने का कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। अमेरिका के कार्यकारी आदेश, जो ट्रंप का फैसला था कि भारत जो है पेरिस जलवायु समझौते को भी नहीं मानेगा, पेरिस जलवायु समझौते को खुद से अलग कर लेगा, मतलब अब खुद को पेरिस जलवायु समझौते से अलग कर लेगा। साथ ही साथ उसने ये कहा था, एलिगेशन लगाया था डब्ल्यूएचओ के ऊपर
कि कोविड-19 की बीमारी जो फैली थी ना, उसके पीछे अगर जो बीमारी इतना फैल गई तो इसके पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार जो है वो डब्ल्यूएचओ है। डब्ल्यूएचओ को उसने जिम्मेदार माना, क्यों? मिसमैनेजमेंट के चक्कर में, ठीक है, मिसमैनेजमेंट के कारण इसने माना कि डब्ल्यूएचओ इस चीज के लिए जिम्मेदार है। और इसी चीज के लिए जो अमेरिका है, एक तो डब्ल्यूएचओ में सबसे बड़ा अगर जो देखा जाए डोनेशन के रूप में सबसे बड़े हिस्सेदार के रूप में है, तो खुद को उसने अलग कर लिया, मतलब अलग करने को उसने फैसला लिया कि हम खुद को अलग करेंगे। बात करें, ट्रंप का मानना है कि वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी ने कोविड-19 महामारी तथा अन्य अंतरराष्ट्रीय संकटों में सही से नहीं संभाला है। ठीक है, इस कदम का मतलब है कि अमेरिका 12 महीने के भीतर संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य एजेंसी को छोड़ देगा, यानी कि डब्ल्यूएचओ को छोड़ देगा और इसके काम के लिए कोई वित्तीय योगदान देना बंद कर देगा। जो डब्ल्यूएचओ है आज कार्यकारी हस्ताक्षर कर दिया है, ठीक है, कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिया है। इसके बाद क्या होगा कि 12 महीने के अंतराल के बाद, 12 महीने तक तो ज्वाइन रहेगा, ऐसा नहीं कि हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद बाहर हो गया। हस्ताक्षर करने के 12 महीने तक तो रहेगा, 12 महीने बाद खुद ब खुद ये एग्जिट हो जाएगा। और उसके बाद क्या होगा कि कोई भी वित्तीय सहायता डब्ल्यूएचओ को नहीं दी जाएगी। ठीक है, डब्ल्यूएचओ को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। आगे बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका अब तक डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक है। डब्ल्यूएचओ का सबसे बड़ा वित्तीय सहायक कौन है? तो यूएसए ही है। ठीक है, इसके कुल वित्त पोषण का लगभग 18% योगदान देता है, यानी कि डब्ल्यूएचओ का जितना वित्त पोषण है ना, ठीक है, जो फाइनेंशियल सपोर्ट है उसका 18% हिस्सा कौन पे करता है? अमेरिका पे करता है। और ये 18% हिस्सा जो है वो अब कटने वाला है, अमेरिका नहीं देगा। ठीक है, बाहर होने के बाद। आगे बात करें, गोरखपुर में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन। गोरखपुर में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, परीक्षा में आपसे पूछे, ऐसे पूछेगा, जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन गोरखपुर में किया गया। गोरखपुर में कहां किया गया? तो ये जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 20 जनवरी 2025 को, डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, परीक्षा में अब डेट पूछे जाते हैं। ठीक है, ज्यादातर डेट पूछ लेता है मैच करने के लिए। गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान में हाथी बचाओ केंद्र का उद्घाटन किया है। ठीक है, तो याद रखना, एक पॉइंट स्टैटिक के दृष्टिकोण से यह भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शहीद अशफाक उल्ला खान प्राणी उद्यान कहां पर अवस्थित है? गोरखपुर में अवस्थित है, और यहीं पर स्थापित किया गया है। ठीक है, पहला हाथी बचाओ केंद्र, हाथी बचाओ केंद्र। ठीक, चलो, और इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। चलो अगली खबर देखें, भारत अमेरिका साइबर समझौता। भारत और अमेरिका के बीच में साइबर समझौता हुआ है, उससे संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हम देख लेते हैं, उन सारे पॉइंट पर चर्चा करते हैं। देखिए, भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौता हुआ है, जिसका उद्देश्य साइबर खतरों से संबंधित खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक का सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी कि डिजिटल फॉरेंसिक सहयोग में एक दूसरे को सहयोग करने के लिए, उस सहयोग को बढ़ावा देने, साथ ही साथ जो खुफिया जानकारी है उनको आपस में साझा करने के लिए भारत और अमेरिका के बीच में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत आपराधिक जांच में सूचनाओं के आदान प्रदान को आसान बनाने की दिशा में काम किया जाएगा। यानी कोई व्यक्ति है, उस पर कोई आपराधिक मामला चल रहा है, तो उस आपराधिक मामले में दोनों देश, ठीक है, एक दूसरे का सहयोग करेंगे। इस समझौते पर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिकी उपग्रह सुरक्षा सचिव क्रिस्टीन कैनगालो, ठीक है, क्रिस्टीन कैनगालो ने हस्ताक्षर किया है। यह समझौता वाशिंगटन डीसी में हुआ। कहां पर हुआ था यह समझौता? तो यह समझौता जो हुआ है वाशिंगटन डीसी में हुआ, और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसे समझौते आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। कथन कारण में पूछ सकता है कि यह समझौता कहां पर हुआ था। ठीक है, कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था, वाशिंगटन डीसी में हुआ था, तो यहां पर वाशिंगटन डीसी में समझौता हुआ था। साइबर सुरक्षा है तो आप समझ ही गए, साथ ही साथ इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आप जाने रहिए। ठीक है, और ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपके जीएस पेपर 2 इसके लिए जीएस पेपर 2 आईआर से रिलेटेड है। भारत अमेरिका संबंध में अगर जो देखा जाए तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बात करें, अभ्यास ला पेरोस में आईएनएस मुंबई। अभ्यास ला पेरोस में आईएनएस मुंबई सम्मिलित हुआ है। आइए जानते हैं अभ्यास ला पेरोस के बारे में। तो आईएनएस मुंबई ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास ला पेरोस में भाग लिया है, जो मलक्का, सुंडा और लैम्बोक के बीच जलडमरू में आयोजित किया गया। यानी कि मलक्का, सुंडा और लैम्बोक जलडमरू जो है उन्हीं के बीच में इसका आयोजन किया गया था। यह 9 दिनों का अभ्यास 16 जनवरी से शुरू हुआ। इस अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और कनाडा की नौसेनाओं ने भाग लिया था। यानी कि अब यहां पर इस बार आपने यूपीपीसीएस 2024 में देखा,
अभ्यास, संयुक्त राष्ट्र जो संयुक्त अभ्यास होते हैं ना देशों के बीच में, उन अभ्यास से रिलेटेड जो पॉइंट पूछे गए वो किस प्रकार पूछे गए, वो ऐसे पूछे गए कि कौन सा युद्ध अभ्यास किस महीने में हुआ था। तो महीना याद रखना, अब महीना याद रखना आपके दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो गया है। ये अभ्यास कब शुरू हुआ, डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना। 16 जनवरी 2025 को ये प्रारंभ होता है। ला पेरोस कहां पर होता है, मलक्का, सुंडा और लैम्बोक के बीच में होता है, ये भी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। किसके किसके बीच में, तो बहुराष्ट्रीय, बहुराष्ट्रीय में कौन कौन सम्मिलित हुए, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, यूके, अमेरिका, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, कनाडा की नौसेनाओं ने भाग लिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, सामूहिक समुद्री स्थिति जन्य जागरूकता को विकसित करना, समुद्री निगरानी, रोकथाम अभियानों और वायु संचालन के सहयोग एवं प्रशिक्षण को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। ठीक है, चलो तो यहां पर अभ्यास ला पेरोस के बारे में हमने जान लिया। अगली खबर देखें, इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो महाकुंभ है, महाकुंभ से रिलेटेड पॉइंट जो है आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स परीक्षा जो आयोजित होगी यूपी पीसीएस की, साथ ही साथ आरओ की, उसके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ ये मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मुख्य परीक्षा, अब मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से ये कहां कहां इंपॉर्टेंट हो सकता है, एक तो देखा जाए ये निबंध के लिए इंपॉर्टेंट है। महाकुंभ, भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में महाकुंभ, सीधे सीधे ऐसे ही निबंध देगा, भारत के सांस्कृतिक विरासत के रूप में महाकुंभ, निबंध लिखिए आप। या तो ये पूछेगा आपसे जीएस पेपर 5, एक मिनट में पेन चेंज कर लो, जीएस 5, उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विरासत में महाकुंभ की भूमिका। ठीक है, जो महाकुंभ है, या फिर प्रयागराज की सांस्कृतिक विरासत, जो शहरों से संबंधित क्वेश्चन आपके उसमें दे रखा है ना सिलेबस में, सीधे सीधे प्रयागराज के प्राचीन शहर। अब प्राचीन शहर प्रयागराज के बारे में पूछा, मतलब उत्तर प्रदेश के प्राचीन शहर, उसमें प्रयागराज पूछा, तो प्रयागराज से रिलेटेड महाकुंभ से संबंधित जो भी पॉइंट है आपको वहां पे मेंशन करने होंगे, और वहां पर जब आप उसको करंट से जोड़ देंगे तो एक तड़का सा लग जाएगा। ठीक है, योगी सरकार की प्रयागराज में 22 जनवरी 2025 को कैबिनेट की बैठक आयोजित की जाएगी, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होगी। बैठक से पहले सभी मंत्री स्नान करेंगे। ठीक है, स्नान करने वाला तो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है 22 जनवरी 2025। ठीक है, 22 जनवरी 2025 को प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट है उसकी बैठक का आयोजन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, स्वयं योगी आदित्यनाथ यानी कि सीएम के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाएगी, और ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे देखें, यूपी पुलिस की नई साइबर वेबसाइट, उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा नई साइबर वेबसाइट लॉन्च की गई है। अब यहां पर साइबर वेबसाइट के बारे में जान लेते हैं पहले। यूपी पुलिस ने अपनी नई साइबर वेबसाइट cyberpolice.uppolice.gov.in, ये याद रखना। ठीक है, इसको आप चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, ये यूपी पुलिस की नई वेबसाइट है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, cyberpolice.uppolice.gov.in, इसको लॉन्च किया है, ये इनकी नई वेबसाइट है, जिसे डीजीपी प्रशांत कुमार, ठीक है, डीजीपी प्रशांत कुमार ने साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ से प्रस्तुत किया। यानी कि इसको जो लॉन्च किया, किसने लॉन्च किया था, डीजीपी प्रशांत कुमार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। कहां से, मुख्यालय लखनऊ से, जो लखनऊ में मुख्यालय अवस्थित है, पुलिस मुख्यालय, वहीं से इसको लॉन्च किया गया। इस वेबसाइट पर नागरिक अपनी आईडी से जुड़े मोबाइल नंबर की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपनी जो आईडी है, आईडी से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर है, उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स, मतलब जानकारी आपको हासिल करें, जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, अब मोबाइल से संबंधित जो आपको जानकारी वो आप हासिल कर सकते हैं। साथ ही साथ कॉल डिटेल निकलवानी है कि आपकी मोबाइल चोरी हो गई, फिर उसके बाद कहां कहां कॉल डिटेल, अगर जो उसकी है कॉल डिटेल वगैरह सब कुछ आप यहां से निकलवा सकते हैं। मोबाइल चोरी या खोने पर उसे ब्लॉक भी करा सकते हैं इसी वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, इस वेबसाइट पर जाइए, आपका मोबाइल खो गया है तो वेबसाइट पर जाइए, लॉगिन करिए, लॉगिन करने के बाद आप अपना मोबाइल जो है आईडी से रिलेटेड अपना आधार नंबर डालेंगे। अपना आधार नंबर डालने के बाद जो भी सिम आपका है, जिस नंबर से, पहले तो आपको ये दिखाएगा जब आप आधार नंबर डालेंगे तो कौन कौन से सिम आपके नाम से अलॉट है, उन सिम में जो सिम खो गया है उसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसको आप ब्लॉक करवा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत सीधे आरबीआई पोर्टल पर की जा सकती है। यानी कि ये जो ऐप है, मतलब वेबसाइट है, ये आरबीआई पोर्टल से भी जुड़ा होगा, और जो वित्तीय अनियमितताएं हो रही हैं उनसे रिलेटेड जो शिकायत है वो यहाँ पर दर्ज कराई जा सकती है। ठीक है, चलो तो यूपी पुलिस की नई साइबर वेबसाइट के बारे में हमने जान लिया। अगली खबर देखें तो लखनऊ में आयोजित फूलों की एक विशेष प्रदर्शनी, यानी कि एनबीआरआई, लखनऊ में है एनबीआरआई, अब एनबीआरआई में फूलों की एक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, उसके बारे में आज जान लेते हैं। सीएसआईआर एनबीआरआई लखनऊ में फूलों की एक विशेष प्रदर्शनी आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन कृषि उत्पादन आयुक्त मोनिका गर्ग और सीमैप निर्देशक प्रबोध त्रिवेदी के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, प्रबोध त्रिवेदी और
मोनिका गर्ग के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण गुलाब और गैलेडियोलस की अनोखी किस्में थी। यहां पर देखिए, ये आप देख सकते हैं, प्रबोध गर्ग मतलब मोनिका गर्ग और प्रबोध त्रिवेदी, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। इसी अवसर पर प्रदेश सरकार और CSIR NBRI के बीच एक समझौता हुआ, जिसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है पुष्प कृषि के माध्यम से किसानों की आय को बढ़ावा देना। यानी कि जो प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और CSIR NBRI के बीच जो समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है, उस समझौते ज्ञापन का मूल उद्देश्य क्या है? फूलों के माध्यम से, यानी कि जो पुष्प कृषि है ना, किसान जो है ये फूलों का उत्पादन कर अपनी आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। और ये आपके GS मतलब जो करंट अफेयर है वहां पर इंपॉर्टेंट हो जाता है। विजय हजारे ट्रॉफी, एग्जाम में आपसे पूछा जा चुका है विजय हजारे ट्रॉफी से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है। जब आप PYQ उठा के देखेंगे तो PYQ उठा के देखने के बाद आपको पता चलेगा कि विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, ठीक है, संतोष ट्रॉफी हो गया, इन सब से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते रहे। कर्नाटक ने 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। फाइनल मुकाबले में कर्नाटक ने विदर्भ को 36 रनों से पराजित किया। विदर्भ को 36 रन से हराया है कर्नाटक ने, ठीक है, 5वीं बार ट्रॉफी जीते। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है आपकी परीक्षा के लिए। यह मैच कहां पर हुआ था? कोटाम्बी स्टेडियम, जो कोटाम्बी स्टेडियम है ये वडोदरा में पड़ता है, यहीं पर फाइनल मैच खेला गया था। कर्नाटक ने पहले 2014, 2015, 2018, 2020 और अब 2025 में यह प्रतिष्ठित ट्रॉफी जीती है, ठीक है। इसके साल जीती है, साल याद रखना, 2014 में जीता, फिर 15 में, फिर 18 में, 20 में और फिर अब 2025 की भी ट्रॉफी ये जीत ली। 5वीं बार है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखिए, राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25। अब राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 है, इससे रिलेटेड जो पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आइए उन पर चर्चा करते हैं। तो राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के एक प्रमुख कार्यक्रमों में से एक राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन 18 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र दिल्ली में किया गया। अब ये इंपॉर्टेंट होता रहता है कि इसका आयोजन कब किया गया और कहां किया गया, ठीक है। तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव, अब ये राष्ट्रीय विज्ञान है, देखिए राष्ट्रीय स्तर पर इसका आयोजन हो रहा है। तो राष्ट्रीय विज्ञान ड्रामा महोत्सव 2024-25 का आयोजन कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया, ठीक। अब नई दिल्ली में कहां? तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र, जो राष्ट्रीय विज्ञान केंद्र पड़ता है वहीं पर इसका आयोजन हुआ। कब किया गया? 18 जनवरी 2025 को किया गया, ठीक है। चलो, अब यहां पर समझौता हो गया है इजराइल और हमास के बीच में, यानी कि युद्ध विराम समझौता हो गया है। इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम समझौता। इससे रिलेटेड जो पॉइंट है उन पॉइंट्स पर चर्चा कर लेते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच हुआ युद्ध विराम समझौते के तहत, ठीक है, 1900 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे, जिसमें 1067 गाजा के निवासी हैं, 1067 यानी कि 1167, 1000 नहीं 1167 जो है वो गाजा के निवासी हैं 1900 फिलिस्तीनी में से। यह समझौता कतर के विदेश मंत्रालय की मध्यस्थता में हुआ है। किसकी मध्यस्थता में हुआ है? तो आप सोचेंगे अमेरिका, लेकिन अमेरिका नहीं, कतर के विदेश मंत्रालय की मध्यस्थता के कारण यह संभव हुआ है, ठीक है। आगे बात करें, 33 इजरायली बंधकों के बदले 1900 फिलिस्तीनी कैदी छोड़े जाएंगे और पहले चरण में महिलाओं और बच्चों को प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि इजराइल के 33 बंधकों को, 33 लोगों को बंधक बना रखा है हमास ने, ठीक है। उन 33 लोगों को छोड़ने के बदले इजराइल को, जो फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन के 1900 लोगों को रिहा करना होगा, ठीक है। आगे बात करें, हर एक बंधक के बदले 30 फिलिस्तीनी कैदी रिहा किए जाएंगे। चलो आगे बात करें, इजराइल हमास युद्ध का प्रभाव। अब प्रभाव आपके दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। IR का सेक्शन जब आप देखेंगे तो IR के सेक्शन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रभाव आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या प्रभाव पड़ा है इजराइल हमास युद्ध का? इस युद्ध का व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसमें 46,000 फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए हैं, 1.10 लाख लोग घायल हुए और 19 लाख लोग विस्थापित हुए हैं तथा 30,000 बच्चे अनाथ हो गए हैं, ठीक है। तो ये है प्रभाव। प्रभाव आप देख सकते हैं कितना हृदय विदारक प्रभाव यहां पर है। आगे देखें, 22 लाख लोग खाद्य संकट से जूझ रहे हैं। युद्ध विराम 19 जनवरी 2025 की सुबह 8:30 बजे से लागू हुआ है और यह 42 दिनों में 3 चरणों में होगा। जो युद्ध विराम है, युद्ध विराम समझौता, ये 42 दिनों तक चलेगा। धीरे धीरे करके जो कैदी हैं, मतलब जो बंधकों को रिहा किया जाएगा। और ये कब से लागू हो गया है? तो ये 19 जनवरी 2025 से लागू हुआ। ये डेट इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखना कि भारत कह रहा हूं सॉरी, इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध विराम समझौता हुआ वो किस दिन से प्रभावी हुआ, किस दिन से लागू हुआ? तो 19 जनवरी से ये लागू हुआ था, ठीक है। आगे बात कर लें,
इजराइल हमास युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां। अब तिथियां इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, डेट इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब डेट की हम बात करते हैं तो डेट देख लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 का जो दिन था, हमास का हमला होता है, 250 लोग बंधक बनाए गए। अब 250 लोग बंधक बनाए गए, ठीक। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड नाम देता है हमास इसे, क्या? अल अक्सा फ्लड। जो 7 अक्टूबर को ऑपरेशन करता है हमास, तो ये नाम किसके द्वारा दिया जाता है? हमास के द्वारा दिया जाता है। अब इसके रिटेलिएशन में इजराइल के द्वारा एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड, ठीक है। तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड जो चलाया था, ये किसने चलाया था? ये चलाया था इजराइल ने, इजराइल के द्वारा चलाया गया था। तो ये इसी दिन ऑपरेशन, मतलब जिस दिन ऑपरेशन, जो मतलब हमास ने जिस दिन अटैक किया था इजराइल पर, उसको क्या नाम दिया था? अल अस्का फ्लड नाम दिया था इजराइल मतलब हमास के द्वारा। और हमास का जो अटैक था उसका रिटेलिएशन में जो इजराइल के द्वारा ऑपरेशन चलाया गया, उसको क्या नाम दिया गया था? उसको नाम दिया गया था ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड। ये दोनों ऑपरेशन याद रखना। फिर उसके बाद क्या होता है, 1 अप्रैल 2024 जो है, इसको दमिश्क में ईरानी दूतावास पर इजराइल का हमला होता है, ठीक है। उसके बाद बात करें, 31 जुलाई 2024 को तेहरान में हमास प्रमुख, जो हमास का प्रमुख था, हिनेहिया, ठीक है, हिनेहिया की हत्या हो जाती है। उसके बाद देखा जाए 28 सितंबर 2024 को बेरूत में हिजबुल्लाह नेता नसरुल्लाह जो था, उसकी हत्या हो जाती है। और उसके बाद देखा जाए 27 अक्टूबर 2024 गाजा में हमास का नेता जो है याहिया सिनवार, ठीक है, याहिया सिनवार की हत्या कौन कर देता है? इजराइल के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। इजराइल के सैनिकों के द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है, इसके सर पे गोली मार के स्नाइपरों के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हम लोग टाइमलाइन देख लिए। अब यहाँ पर जो इजराइल का प्रभाव है, इजराइल हमास युद्ध का जो प्रभाव है, प्रभाव के बारे में चर्चा कर ली। और इसका जो शांति विराम समझौता है, शांति विराम समझौते के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उन पर भी हम लोग चर्चा कर ली, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं अपनी अंतिम खबर। आरबीआई ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए नई सलाहकार समिति गठित की है। आरबीआई के द्वारा जो बैंकों की लाइसेंसिंग होती है ना, उसके लिए एक नई समिति का गठन किया गया है। 20 जनवरी 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिवर्सल बैंकों और लघु वित्त बैंकों के लिए आवेदन के मूल्यांकन करने के लिए एक नई स्थायी बाह्य सलाहकार समिति की स्थापना की है। इस समिति की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एम के जैन कर रहे हैं। और इस समिति में कुल 5 सदस्य होंगे, मतलब एम के जैन को लेकर इस समिति में टोटल 5 सदस्य होंगे। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट है कि आरबीआई ने बैंक लाइसेंसिंग के लिए जो नई समिति गठित की है, उसके अध्यक्ष कौन है? तो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर है, क्या नाम है इनका? एम के जैन, ठीक है। इन्हीं की अध्यक्षता में ये किया जा रहा है। किस लिए किया जा रहा है? जो यूनिवर्सल बैंक तथा लघु वित्त बैंक है, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक है, उनको लाइसेंसिंग प्रदान करने के लिए जो आवेदन किए जाते हैं, उन आवेदनों की जांच करना इसका मूल उद्देश्य है। समिति की संरचना के बारे में जान ले तो समिति की संरचना देखें तो एम के जैन अध्यक्ष एवं पूर्व डिप्टी गवर्नर जो इस समिति है, इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे? ठीक है, अध्यक्ष कौन होंगे? एम के जैन होंगे। ये पूर्व डिप्टी गवर्नर आरबीआई है। वहीं पर देखा जाए तो रेवती अय्यर के बारे में बात कर ले तो ये निर्देशक कार्यकारी बोर्ड, आरबीआई की कार्यकारी बोर्ड की निदेशक रह चुकी हैं। पार्वती वी सुंदरम की बात कर ले तो आरबीआई की पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुकी हैं, ठीक है, आरबीआई की पूर्व कार्यकारी निदेशक रह चुकी हैं। हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर ये भी शामिल है, भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के पूर्व अध्यक्ष हैं, ठीक है। हेमंत जी कॉन्ट्रैक्टर, इनको भी शामिल किया गया है। आगे बात करें, 5वां नाम एनएस कन्नन। एनएस कन्नन के बारे में बात कर ले तो आईसीआईसीआई प्रोड्यूसर लाइफ इंश्योरेंस के पूर्व प्रबंध निदेशक और सीईओ रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है इनका? एनएस कन्नन। इनको भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। तो 5 नाम हमने देख लिया। जो कमेटी बनाई जाएगी आरबीआई के द्वारा बैंकों को लाइसेंसिंग प्रदान करने के लिए कमेटी बनाई गई है, उसके 5 सदस्य जो हैं, 5 सदस्यों के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा कर ली, ठीक है। अब आइए आज का सवाल देखते हैं। इसी स्लाइड पर आधारित आज का सवाल। सवालों की संख्या डेली से ज्यादा है, आपको इन प्रश्नों का उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत और अमेरिका के बीच साइबर सुरक्षा सहयोग पर समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इस समझौते का उद्देश्य साइबर खतरों से संबंधित खुफिया जानकारी और डिजिटल फॉरेंसिक में सहयोग को बढ़ाना है। इस समझौते पर भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा और अमेरिकी उपग्रह सचिव क्रिस्टीन
केन गालो ने वाशिंगटन डीसी में हस्ताक्षर किए। विकल्प कह रहा है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। कथन मतलब क्वेश्चन दूसरा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कर्नाटक ने 2025 का विजय हजारे ट्रॉफी का खिताब 7वीं बार जीता है। फाइनल मैच केटाम्बी, ठीक है, कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में खेला गया। कहां पर? कोटाम्बी स्टेडियम वडोदरा में खेला गया। सही विकल्प चुनना है। केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, ना तो कथन एक सही है ना ही कथन दो सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है भारत की अगली जनगणना 2027 में होने की संभावना है। अगला कथन कह रहा है आधुनिक भारत में पहली जनगणना 1881 में आयोजित की गई थी। विकल्प है केवल कथन एक सही है, केवल कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, या दोनों कथन गलत है। ऐसे क्वेश्चन रखने का उद्देश्य सिर्फ इतना है, यूपीपीसीएस कथन कारण वाले क्वेश्चन इस बार ज्यादा पूछा था, तो ज्यादा से ज्यादा आपका दिमाग खुले और अच्छे से प्रैक्टिस हो सके, इसी वजह से ऐसे क्वेश्चन रखे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बीसीसीआई के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा को बीसीसीआई का लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। कथन दो कह रहा है प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के नए सचिव नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर अब विकल्प देखिए कैसा है। कथन एक सही है, कथन दो सही है, दोनों कथन सही है, ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है। ठीक है, कौन सा सही है आपको बताना है यहीं पर। ठीक है, तो यहां पर इन चारों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। कोई फीडबैक होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सुझाव है कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं आपके हर सुझाव, हर कमेंट को व्यक्तिगत रूप से देखता हूं, पढ़ता हूं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें हम लोग डेली वीडियो कवर करते हैं। डेली के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है, उन्हीं खबरों को यहाँ पे कवर किया जाता है। मुश्किल से 30 मिनट का वीडियो होता है। इससे जो मेंस रिलेटेड पॉइंट होते हैं आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से जो हो सकते हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह जिनको आप यूज कर सकते हैं, वो भी पॉइंट्स यहाँ पर डिस्कस कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।